Hello everyone, myself Vishal Shankar Srivastava, Assistant Professor in GL Bajaj Engineering College in the Department of Mechanical Engineering. Today we are going to discuss about different type of machining operations by the different type of machine tools. Parallelly discuss finishing process. It is the part of the manufacturing process which is studied in the second year KMU and subject code is a KMU 403. In this video lecture we covered turning, drilling, milling and finishing process. Starting first we start the turning process. Basically अगर हम टर्निंग ऑपरेशंस की बात करें तो टर्निंग ऑपरेशन एज अ बेसिकली diameter reduction operation, diameter reducing operations in which we improve you can say finish the surface of the workpiece, in which for example we can took here a workpiece whose diameter is a d1, initial diameter d1 and length is a L1, its length is a L1. This is a cutting tool, single point cutting tool है हमारा ये. We are going to start the machining. This is cutting speed है आपका और ये आपका feed है, feed का direction है. ये वर्कपीस हमारे टूल इस डायरेक्शन में मूव कर मेकिंग अ कॉन्टैक्ट एंड हमने डेप्थ ऑफ कट दे दिया इसका. फॉर एग्जांपल D1 हमने दे दिया, कुछ भी है क्वांटिटी हमने D1 दे दिया, आपने मशीनिंग स्टार्ट कर दी. तो व्हेन टूल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, से यू कैन से हियर कि यू कैन डूइंग मशीनिंग ओनली दिस पार्ट, सिर्फ आप इतना तक का कर सकते हो, ठीक है, L1 डैश तक का भी कर सकते हो. तो अब जितना यहाँ से यहाँ तक आपने किया, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस किया और इसके सरफेस फिनिशिंग को इम्प्रूव किया या डायमीटर को रिड्यूस किया बाय रिमूविंग बाय द हेल्प ऑफ चिप्स रिमूविंग, सो दैट इज अ नोन एज अ टर्निंग प्रोसेस. ठीक है, इट इज अ सरफेस रिडक्शन, सरफेस इम्प्रूविंग एंड डायमीटर रिडक्शन प्रोसेस. तो जो इसका फाइनल डायमीटर आ गया आपका क्या हो गया D2, हमने पूरे लेंथ का कर दिया, हमने पूरे वर्कपीस के लेंथ का. सो दिस इज नोन एज अ टर्निंग प्रोसेस. अगर हम इसे डिफाइन करना चाहेंगे तो टर्निंग इज अ प्रोसेस व्हेन इन विच वी रिड्यूस द डायमीटर बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा मटेरियल. बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा मटेरियल, जितना हमें डायमीटर रिड्यूस करना है उससे जितना हमें मटेरियल का रिमूव करना है वो हम रिमूव कर देंगे तो हमारा वो डायमीटर रिक्वायर्ड हो जाएगा और टर्निंग हो जाएगा. सम टाइम हमें अगर फिनिशिंग भी करनी होती है तो हम करते हैं. जैसे कि सपोज दैट हमने कोई रॉ वर्क पीस उठाया, डायमीटर सर्कुलर वर्क पीस है, सॉलिड रॉड ले लिया, अब उस पर कोर्जन प्रॉपर्टी की वजह से या एनी हाउ सम एनी हाउ उसकी सरफेस रफनेस बहुत अच्छी नहीं है, तो सरफेस रफनेस ज़्यादा है तो हमें डायमीटर मेजर करने में 0.2 mm का डिफरेंस या 0.5 mm का डिफरेंस हो सकता है. तो हम पहले क्या करते हैं कि प्लेन टर्निंग करते हैं. प्लेन टर्निंग इसलिए करते हैं कि डायमीटर हमें हर जगह से यूनिफॉर्म मिले, यहाँ से यहाँ तक जितना भी डायमीटर होगा हमें पूरा का पूरा यूनिफॉर्म मिले में 1 ईयर कैलिपर्स पे. तो दैट इज ही ऑल्सो दिस बाई, ये भी एक रीज़न है कि जिसकी वजह से हम टर्निंग पहले करते हैं मशीनिंग में. ठीक है, तो ये टर्निंग है. ठीक है, तो जो मेन सबसे कॉमन ऑपरेशन है टर्निंग है. किसी भी वर्कपीस को अगर हम सर्कुलर वर्कपीस को लेते मशीन पे हम मशीनिंग करते हैं तो डायमीटर मेज़र करने से पहले हम टर्निंग करते हैं, फिर उसकी मेजर डायमेंशनिंग करते हैं. डायमेंशनिंग के बाद फिर हमें जो रिक्वायर्ड शेप होता है उसकी हम मशीनिंग करते हैं. ठीक है, टर्निंग जो होता है हमारा मेनली 3 टाइप का होता है मेन, बाकी तो वैसे 4-5 टाइप के हैं, जिसमें प्लेन टर्निंग जो कि हमने आपको दिखाया. प्लेन टर्निंग इट इज़ द, ये आपका प्लेन टर्निंग है जिसमें आपने सिंपली एक टूल को यहाँ से डेप्थ ऑफ कटिंग दे दिया, D1 फीट दे दिया और यहाँ से यहाँ तक मूव किया वर्क पीस पे, प्लेन टर्निंग कहलाएगा. जैसे आप समझ लो कि ये हमारा वर्क पीस है, ये वो पेन है हमारे पास और इसकी हमने टर्निंग यहाँ से यहाँ तक कर दी, यहाँ से टूल कॉन्टैक्ट बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक अपनी चलता चला बिना किसी चेंजेस के. इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, टूल के पाथ में कोई चेंजेस नहीं है और वो चलता चला गया. डेप्थ ऑफ कट जो है थ्रू आउट सेम है. तो ये प्लेन टर्निंग कहलाता है. अब आती है स्टेप टर्निंग, टेपर टर्निंग एंड चैम्फर टर्निंग एंड काउंटर टर्निंग. तो स्टेप टर्निंग की बात हम कर दें तो इसमें क्या होता है, डायमीटर्स का जो चेंजेज रिडक्शन होता है स्टेप वाइज डिसाइड होता है. जैसे कि अभी आपका वर्क पीस का डायमीटर कुछ ऐसा था, ठीक है, आपने बाद में मशीनिंग किया तो हमने क्या कर दिया,
कुछ इस तरीके से हो गया हमारा, ठीक है। क्या था अब आपका ये टोटल क्या था, डी था, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये D1 हो गया, ये क्या रह गया, डी का डी ही रह गया। तो हमने एक सर्टेन लेंथ तक हमने अगर किया, लेंथ बाय लेंथ अगर हम डायमीटर में वेरिएशन करा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जिसे कहते हैं, सो इसे स्टेप टर्निंग कहते हैं, इसीलिए इसका नाम स्टेप टर्निंग है कि स्टेप बाय स्टेप हम इसमें डायमीटर में वेरिएशंस करा सकते हैं बाय द मटेरियल रिमूवल, ठीक है। ये हमारा टेपर टर्निंग है। टेपर टर्निंग का मतलब जैसे अगर आपको ये पेन विजिबल होगा तो एज लेंथ इंक्रीज, जैसे अगर इस एंड से हम लेंथ की स्टार्टिंग करेंगे तो आप देखोगे इसका डायमीटर डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है डायमीटर डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो है एक इंक्लाइनेशन मिल रहा है आपको, जो हमने यहाँ से दिखाया है, जैसे ये सेंटर लाइन है हमारी वर्कपीस की, तो आप इस लाइन को अगर यहाँ तक बढ़ा दोगे तो ये जो इंक्लाइनेशन मिल रहा है वो इंक्लाइनेशन एंगल जो है फाई, इसे टैपर एंगल कहते हैं, टैपर एंगल। इनिशियल डायमीटर इसका डी है और फाइनल डायमीटर जो इसका मिलेगा आपको DF है, ठीक है। जैसे D1 और D2 हम कह सकते हैं D1 या D2 कह सकते हैं। तो एज लेंथ इंक्रीजेस, अगर हम इसे 0 मान ले रहे हैं, यहाँ से 0 की बात कर दे रहे हैं, ये 0 0, एज लेंथ इंक्रीजेस डायमीटर डिक्रीजेस। तो दिस टाइप ऑफ टर्निंग इज नोन एज द टेपर टर्निंग। और टेपर टर्निंग में जो इंक्लाइनेशन होता है ये फाई होता है, इसको ये मेजर करने का फॉर्मूला है कि D1 माइनस D2 अपॉन L इज द टोटल लेंथ ऑफ द वर्क पीस, टोटल लेंथ ऑफ द वर्क पीस। अक्सर ये टैपर एंगल बिना निकाले आप करना बड़ा टेढ़ा काम होता है भाई, क्योंकि उसमें वेरिएशन चेंज हो जाएगा तो फिर ये फिट नहीं बैठेगा कहीं पे भी, टेपर टर्निंग का वर्क पीस अगर फिट बैठाना होगा तो टेपर टर्निंग में स्लाइटली जो इंक्लाइनेशन होगा स्लाइटली आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये टेपर टर्निंग हुआ। फिर कंटोर, वो चैम्फर है और कंटोर टर्निंग है। चैम्फर का मतलब ये हुआ कि जो जो शॉर्प एजेस आपके यहाँ पे मिल रहे थे ना, प्रीवियसली में आपको ये जो शॉर्प एजेस मिल रहे थे, ये यहीं पे ये जो होगा हमने इसकी जो हमने शॉर्प एजेस को हटा दिया और कुछ इस शेप का बना दिया। आप देखोगे इसको इस टाइप का, ये तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ से यहाँ के रेस्पेक्ट में देखोगे, यहाँ की यहाँ से रेस्पेक्ट में आपका क्या हो रहा है, डायमीटर रिड्यूस। तो ये जो इसका चैम्फर था, चैम्फर की हमने शॉर्पनेस को रिमूव कर दिया, तो दैट इज नोन एज अ चैम्फर टर्निंग। कंटोर टर्निंग का मतलब कि एक या तो कॉनकेव मिलेगा या तो कॉन्वेक्स शेप मिलेगा। ये देखो एक कॉन्टोर मिल रहा है हमारा, लाइक टू बी वेव ये फॉर्म में, ये ठीक है। तो इसमें जो टूल का डायरेक्शन होगा, रोटेशन होगा, या तो इसको हम बात करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से हम डायरेक्शन में डिसाइड करते हैं। तो हम जब इसको फीड देते हैं तो यहाँ पे एक चैम्फरिंग फॉर्म में यहाँ पे शेप हमें मिल रहा है। दिस इज नोन एज अ कंटोर टर्निंग। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन है वो ड्रिलिंग ऑपरेशन है। ड्रिलिंग इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रेसियस ऑपरेशंस। Drilling, in the process of drilling, we generate circular hole of a certain diameter and depth. Certain diameter and depth of circular hole. Just you can produce a cylindrical hole. जैसे ये शीट है हमारी, हमने कोई शीट ले ली, इसकी थिकनेस है कुछ अपना, ये सपोज करो आपकी 20 mm है, ठीक है। ये हमारा ये 14 mm है, 14 mm। तो अगर आप 20 mm की बात करोगे तो टूल बिट जो आपका ड्रिल जिससे आप करते हो, ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म बाय द टूल नोन एज अ ड्रिल टूल या टूल बिट, कहा क्या लिखा होगा मैंने कहीं पे, नोन एज अ ड्रिलिंग मशीन एंड टूल इज अ कॉल्ड ड्रिल बिट और ड्रिल टूल। आप कभी आप घर पे देखे होगे कोई ड्रिलिंग करने के लिए आता है, हैंड ड्रिल मशीन लेके वायरिंग के काम से रिलेटेड आता है, तो वो कहता है भाई बिट देना जरा, इतने नंबर के बिट देना, 6 नंबर की दे दो, ये नंबर वाली दे दो। तो वो बिट कहने का मतलब होता है कि ड्रिल टूल जो है वो उसी को कहते हैं। तो उसे ड्रिल टूल आप कह सकते हो या टूल बिट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन नाम है इसका, ड्रिल टूल या बिट ये है। तो जो उसका आप साइज देखोगे तो आप ये डायमीटर 20 mm है इसकी, टोटल हाइट इसकी। तो हमें अगर सपोज करो यहाँ पे ड्रिल क्रिएट करनी है जिसका सर्टेन डायमीटर होगा 7 mm का डायमीटर है, डायमीटर हम बात कर रहे हैं डाया, और डेप्थ जो होगी हमारी, ये जो हमारी होगी जिसे हाइट आप कह सकते हो या डेप्थ कह सकते हो, डेप्थ ये हमारी होगी 10 mm की।
तो हमें टूल बिट जो होगी 7 mm साइज की टूल बिट लेनी होगी और वो स्टेप बाय स्टेप हम फीड देंगे। 10 mm की फीड हम कभी एक बार में नहीं देते हैं ड्रिल टूल में। आप इस मशीन को देख सकते हो, ये हमारा इसका टेबल वाला पार्ट है, ठीक है। ये हमारा चक है जिसमें हमारा ड्रिल बिट या टूल, उसमें ड्रिल टूल उसमें लगता है, और यहाँ से हम हैंडल जो दिख रहा है आपको, यहाँ से हम फीड देते हैं, यहाँ से डिसाइड करते हैं। यहाँ से ये तो इसका पावर पोर्शंस है, यहाँ से जब पावर या कह लो या मोशन कह लो, यहाँ से हमें मोशंस मिलता है यहाँ से, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ड्रिलिंग इज एन ऑपरेशन इन विच प्रोड्यूस सिलेंड्रिकल होल of required depth and diameter by removing the metal. Cylindrical hole produce करना होता है required depth and diameter का, ठीक है, by removing the material. अब ड्रिलिंग जिस मशीन से होती है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, और जिस टूल से होता है उसे ड्रिल टूल कहते हैं। फर्दर हम इसको बात करते हैं कि जितने मशीन से हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, यहाँ भी उसके पार्ट्स पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर। ये टेबल है, टेबल में ये स्लॉट इसलिए बना हुआ है कि वर्क पीस को अगर हमें बेंच मशीन या कोई होल्डर लगाना हो तो हम उसको वहाँ से रिजिडली फिक्स कर लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई आरपीएम पर रोटेशन होता है। तो अगर इस पर अपने वर्क पीस थोड़ा भी लूज रहेगा तो वो बार बार अपनी पोजीशन से मूव करेगा, तो जिससे क्या होगा कि जैसे वर्क पीस का ये कोई शीट है हमारी, तो ये आपने यहाँ डायमीटर पर सेंटर पे आपने ड्रिल किया टूल को लगा, अब ये अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है, इधर उधर वाइब्रेट एनी हाउ रीजन से। अगर यहाँ रिजिडली फिक्स नहीं है तो ये इधर उधर हिलेगा, जब ये डिस्टर्ब करेगा अपनी पोजीशंस तो ड्रिल डायमीटर बढ़ सकता है, तो आपका वर्क पीस रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ रिजिडली होल्ड होना जरूरी है, ठीक है। ये हमारा ड्रिल टूल है, ये हमारा ड्रिल टूल है, ठीक है। ड्रिल टूल जो हमारा उसमें स्पैरकल शेप का होता है, जिसमें ग्रुप्स बने होते हैं, कुछ ऐसा होता है टूल, ड्रिल टूल। आपको याद होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे कटिंग एजेस होते हैं, ठीक है, इसे लीप एंगल कहते हैं। 58 डिग्री जो जनरल होता है स्टैंडर्ड एक साइड का एंगल होता है इनका। ये ग्रुप्स बने होते हैं। ग्रुप्स का काम जो होता है, ड्रिल टूल के ग्रुप्स का जो काम होता है, यहाँ से चिप्स बाहर निकलते हैं, क्योंकि अगर आप ड्रिल कर रहे हो किसी भी वर्क पीस में, यहाँ पे सपोज दैट ये टूल हमारा जा रहा है कर रहा है, तो चिप्स अगर अंदर रहेगा तो वो सरफेस को खराब करेगा, इनर सरफेस को खराब करेगा, एज वेल एज टूल की लाइफ भी रिड्यूस होगी और मशीनिंग जैम कर सकता है एक सर्टेन डेप्थ के बाद। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारा चिप्स का बाहर निकलना जरूरी है। तो चिप्स के बाहर निकलने के लिए हम ऐसी डिज़ाइन करते हैं ड्रिल टूल पे, जो टूल होते हैं कि चिप्स बाहर निकल जाए। पैरेलली हमें कटिंग फ्लूइड्स का जो हमें अगर रिक्वायरमेंट होती है तो कटिंग फ्लूइड्स भी यहीं से हम इंसर्ट कराते हैं कि कटिंग फ्लूइड्स भी जाए, एक तरफ से जाए दूसरी तरफ से बाहर आ जाए। तो ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है, इसे कहते हैं कॉलम, ठीक है। ये मोटर है और यहाँ बेल्ट पुली का अरेंजमेंट होता है, किसका, बेल्ट पुली का, जिसके थ्रू यहाँ से यहाँ पे पावर जो मोशन होती है यहाँ से यहाँ ट्रांसमिट होती है और यहाँ से ये रोटेट कर रहा है हमारा ये स्पिंडल, ठीक है। ये स्पिंडल रोटेट कर रहा है, स्पिंडल में चक है, चक से हमारा ड्रिल टूल लगा हुआ है और ये मशीनिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये हैंड व्हील यहीं से हम फीड देते हैं, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। दिस इज योर पार्ट, ठीक है। तो बेस, कॉलम, ठीक है, टेबल, ठीक है, फिर हम ड्रिल टूल, चक, स्पिंडल, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, यहाँ पे अंदर जो है बेल्ट पुली का अरेंजमेंट होता है, जिससे यहाँ से मोटर से पावर ट्रांसमिट यहाँ हो रहा है, जिसे हम हेड कह रहे हैं। सारा अरेंजमेंट बेल्ट पुली का अरेंजमेंट जो है हेड के अंदर है, वो हैंड व्हील, ठीक है। और ये हमने बताया आपको कि ये ये ड्रिल टूल जो होता है वो ये हेलिकल शेप में बना होता है ग्रुप्स। इसमें ग्रुप्स के दो काम होते हैं कि जो चिप्स होते हैं, जो मटेरियल रिमूवल चिप्स हैं, उसको बाहर लेके जाएगा, आउट करेगा, और पैरेलली अगर हमें कूलेंट की रिक्वायरमेंट है तो हमें इन करना पड़ता है, ठीक है। ये मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होता है, ड्रिल टूल मल्टीपल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एजेस मोर देन वन है और सब के सब कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये सारे, इसीलिए इसको मल्टीपल कह रहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, हैंड ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन।
और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो हैंड ड्रिलिंग मशीन की बात करें, जो आप घरों में देखते हैं, जो आपने वायरिंग के लिए काम आता है, तो दैट इज अ हैंड ड्रिलिंग मशीन। बेंच ड्रिलिंग मशीन बहुत ही स्मॉल लेवल की होती है। बेंच मतलब स्मॉल काम जो हमें करना होता है, छोटे छोटे काम करना होता है, तो बेंच ड्रिलिंग मशीन की बात करते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, जो ड्रिल मशीन का जो आर्म होता है, जो कॉलम पे अटैच पार्ट्स है, मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला पोर्शन जो होता है यहाँ पे हेड का जो आर्म्स होता है, ये थोड़ा लेंथ उसकी ज़्यादा होती है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, हाँ, ये रहा आपका बेंच हैंड ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन और गैंग ड्रिलिंग मशीन रेडियल का। अच्छा ओके, मैं यहीं से समझा दूंगा। जैसे रेडियल ड्रिलिंग मशीन की बात करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसका हमारा ज़्यादा होगा, ये जो हमारा आपका आर्म्स होगा, ये हेड के पोर्शन वाला। इसका एडवांटेज क्या होता है रेडियल में, कि अगर हमारी वर्कपीस की लेंथ ज़्यादा है, सपोज करिए लेंथ ज़्यादा है, तो हमें यहाँ ड्रिल करनी है, यहाँ ड्रिल करनी है, यहाँ ड्रिल करनी है, तो हमने यहाँ से ये जो हमारा स्पिंडल का पार्ट्स होता है, मूवेबल होता है, वो पहले यहाँ ड्रिल करेगा, फिर मूव करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ ड्रिल करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ ड्रिल करेगा। तो ये रेडियल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर वर्कपीस की लेंथ ज़्यादा है या बहुत सारे ड्रिल कर रहे हैं एक ही वर्कपीस में, ये टेबल है, टेबल पे हमें सारे कॉर्नर्स पे सारे साइड्स में ड्रिल करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, तो मतलब हम यही करेंगे कि सीधे भाई रेडियल ड्रिल मशीन पहले यहाँ 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 ऐसे करते करते इसको हम मूव कराते जाएंगे। लाइकली टू बी कि मतलब कि एक तरह से ये आर्म्स का काम करता है, जो हमारे हाथ जैसे मूव करते हैं वैसे ये भी मूव करता है रेडियल का। ठीक है। गैंग ड्रिलिंग मशीन्स में क्या है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन जो दिख रहा हो आपको कि गैंग है, ग्रुप है, किसका, ये जो टूल स्पिंडल का 1 2 3, एक मशीन पे 3 डिफरेंट डायमीटर के आपको करने हैं, डायमीटर जिसका अलग अलग हो। जैसे सपोज करो कि किसी का 20 mm का करना हो, किसी का 2 mm का करना हो, किसी का 40 mm का करना हो, तो डिफरेंट डायमीटर का करना होगा, तो डिफरेंट टूल बीट लगोगे। अब डिफरेंट बार बार चेंज करना है, आपके पास बल्क में ऑर्डर आ गया, बल्क में ऑर्डर आ गया कि हमें 200 शीट पे ऐसे ऐसे ड्रिल करके देना है आपको, तो आप बार बार करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अलग अलग मशीन पे करोगे तो एक मशीन पे आपने लगाई और तुरंत ऑपरेशन परफॉर्म किया, टाइम आपका 2 का बच गया, तो ड्रिल का जो इधर उधर आप मशीन को मूव कराओगे वो बच गया टाइम आपका। ठीक है। ऑपरेशंस की बात करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशंस, ड्रिल मशीन पे कितने ऑपरेशन परफॉर्म्ड हो सकते हैं। देखिए ऑपरेशन बहुत सारे परफॉर्म हो सकते हैं ड्रिल मशीन पे, लेकिन जो मेन है, जो सबसे मेन है, वो ड्रिलिंग, रीमिंग, बोरिंग, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है और 3 कॉमन है। जिसमें बोरिंग ऑपरेशन जो होता है आपका वो लेथ मशीन पे भी हो सकता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की हेल्प से, नो डाउट, बट ड्रिलिंग नहीं हो सकती। लेकिन ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, ये जो है ये तीनों इस पे हो सकते हैं। और जो फॉलो होते हैं, तो सबसे पहले जो होगा किसी भी मतलब इन तीनों में अगर हम बात करेंगे तो ड्रिलिंग सबसे पहले है। ड्रिलिंग अगर हुआ है तो ही आगे की इन दोनों में से कोई एक होगा ड्रिलिंग। तो मेकिंग ए सर्कुलर होल ऑफ अ सर्टेन डायमीटर ऑफ सर्टेन डेप्थ इज नोन एज अ ड्रिलिंग एंड इनलार्ज दैट होल, अगर उस होल को और हम डायमीटर और बड़ा कर रहे हैं, दैट इज अ नोन एज अ बोरिंग। बोरिंग, ठीक है। तो मेकिंग अ होल एंड इनलार्ज दैट होल, उस होल का आप डायमीटर अगर बड़ा कर रहे हो तो वो क्या कहलाता है, बोरिंग कहलाता है। तो अगर ड्रिलिंग हुआ है तो ही बोरिंग होगा, बोरिंग को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। ये मैकेनिकल की मतलब ये मशीनिंग में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप बोरिंग पे बात कर रहे हो, पहले ड्रिलिंग होगी देन बोरिंग होगी। अब बात आती है रिमिंग की, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिमिंग। रिमिंग इज अ सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस, इंटरनल सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन। और अगर हम प्रिसाइज करें तो जैसे चूंकि ड्रिलिंग जो होता है क्या होता है कि हमारा कभी ड्रिलिंग आउटर सरफेस पे तो होता नहीं है, इनसाइड द डेप्थ होता है। तो इंटरनल जो सरफेस जो होती है वो हमेशा रफ सरफेस मिलेंगे ड्रिलिंग में। उसका रीज़न ये है कि जो चिप्स हमारे बाहर आते हैं वो सरफेस फिनिशिंग खराब कर देते हैं, तो हमें रिमिंग करनी पड़ती है। तो रिमिंग जो है आइदर फॉलोड बाय ड्रिलिंग और फॉलोड बाय द बोरिंग। अगर आपने ड्रिलिंग किया है तो रिमिंग को करना पड़ेगा, या अगर आपने सिर्फ बोरिंग किया, सॉरी ड्रिलिंग के बाद बोरिंग करना है उसके बाद तो भी आपको रिमिंग करना पड़ेगा। तो रिमिंग के लिए टूल अलग होता है, ड्रिलिंग का टूल अलग होता है और बोरिंग का टूल अलग होता है। ऑब्वियसली बात है कि ड्रिलिंग करना है और डायमीटर लार्ज करना है तो टूल जो आपका टूल बिट होगा वो अलग नंबर का टूल बिट लगेगा, उसका डायमीटर अलग लगेगा। और रिमिंग टूल जैसे है कुछ इस टाइप का होता है जिसे रिमर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिमर। रिमिंग टूल के लिए रिमर, ये स्पेशल टाइप का टूल होता है और ये इंटरनल सरफेस फिनिशिंग करेगा, सरफेस फिनिशिंग करके आपको दे देगा। तो इट इज अ नोन एज अ रिमर, इसे रिमर कहते हैं। ठीक है। तो ड्रिलिंग, बोरिंग एंड रिमिंग, ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल होल दैट इज अचीविंग द क्लोजर टॉलरेंस एंड डिजायर्ड सरफेस फिनिश बाय मींस ऑफ अ रिमर।
रिमर इज अ टूल, ठीक है। अदर जो ऑपरेशन हमने बोला ना तीन मेन है, उसके अलावा टैपिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग एंड तीन ये है। टैपिंग का मतलब है इंटरनल थ्रेड कटिंग। टैपिंग इज द ऑपरेशन ऑफ कटिंग इंटरनल थ्रेड्स बाय मींस ऑफ अ टूल कॉल्ड टैप। ये जो टूल है हम इसको टैप करते हैं, किसको, ये टैप। ये जब ये इंटरनल थ्रेड कटिंग कराता है, क्योंकि कहीं बार बहुत सारी जगह पे हमें इंटरनल जो थ्रेड आप देखोगे, कहीं पे भी अगर आपने देखा होगा कहीं पे नट बोल्ट फिट होते हैं, इंटरनली थ्रेड फिट, स्क्रू फिट होता है, जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप के पीछे स्क्रू फिट हुआ होगा, तो वो हमारा इंटरनली थ्रेड है, टैपिंग है, ठीक है। स्पॉट फेसिंग का मतलब हमने ड्रिलिंग किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस की जो स्पॉट होगी हमें इसकी फिनिशिंग देनी होगी। काउंटर बोरिंग का मतलब है कि स्पॉट बाई और स्पॉट करें, सॉरी स्लॉट बाई, यहाँ पे हमने डायमीटर इंक्रीज किया बस इतनी दूर का, यहाँ का डायमीटर अलग है और ये डायमीटर अलग है, कुछ ये इस टाइप का बन के आएगा, इस टाइप का, ये फाइनल वर्कपीस इस टाइप का बन के आ जाएगा हमारा, ये हमारा वर्कपीस, इस ये काउंटर बोरिंग का, तो ये हमारा काउंटर बोरिंग। इनलार्जिंग द डायमीटर ऑफ द ड्रिल्ड होल ओनली अप टू द सर्टेन डेप्थ, सर्टेन डेप्थ तक हमने क्या किया कि इसका डायमीटर को इनलार्ज कर दिया, यानी बोरिंग ऑपरेशन कर दिया, तो ये काउंटर बोरिंग है, ठीक है। तो हमारा हुआ क्या, लेथ मशीन टर्निंग ऑपरेशन हुआ जिसमें लेथ मशीन के जो ऑपरेशन है, और ड्रिलिंग हुआ, ठीक है। ड्रिलिंग के बाद अब हम आते हैं मिलिंग पे आते हैं। मिलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टेक्निकल ऑपरेशन, बहुत ही इसमें कॉम्प्लिकेशंस और टेक्निकलिटी की बात होती है, क्योंकि ये जो मिलिंग ऑपरेशन होता है गियर बनाने के लिए यूज होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मिलिंग से आप ड्रिलिंग भी कर सकते हो, सरफेस फिनिशिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि कोई भी ये मिलिंग इज ऑन ऑपरेशन इन विच मटेरियल इज रिमूव बाय द मिलिंग कटर, मटेरियल इज रिमूव बाय द मिलिंग कटर एंड ऑब्टेन डिजायर्ड शेप एंड साइज। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास कोई एक वर्क पीस है, हमें साइड की सरफेस फिनिशिंग देनी है, और ये रेक्टेंगुलर पीस है, सर्कुलर है नहीं कि आप लेथ मशीन में यूज कर सकते हो, तो आप ये लेथ मशीन में यूज हो ही नहीं पा रहा, सेम वर्क पीस है, तो हमें साइड साइड से फिनिशिंग देनी है, ड्रिलिंग मशीन इस पर काम नहीं करेगा, तो हमें वर्टिकल बेलिंग का इस्तेमाल करना होगा। ये इसके साइड में कटर होगा, टिथ होगा, और ये इस तरह मशीनिंग करते हुए यहाँ से चला जाएगा चारों तरफ से, ठीक है, साइड मिलिंग करते हुए ये निकल जाएगा। तो मिलिंग की ये इंपॉर्टेंस है। हमें ड्रिल करनी होगी तो इसी से हम अगर मिलिंग कटर का डायमीटर रिड्यूस करा के ड्रिल कर लेंगे। ड्रिलिंग के में मतलब क्या है कि अगर हमें डायमीटर ज़्यादा करना उसका ड्रिल का, जिसे हम ड्रिलिंग की भाषा में बोरिंग कहते हैं, अगर हमें डायमीटर एक अच्छे खासे डायमीटर का ड्रिल करना हो तो हम ड्रिल मशीन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलिंग में जो पार्ट्स होते हैं, नीचे से शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले ये एक बेस है, सब में बेस होता है सारी मशीनों में, चाहे वो लेथ की बात करेंगे या ड्रिल की बात करेंगे, शेपर या प्लेनर की बात करेंगे। ये कॉलम है, कॉलम जो होता है वर्टिकल पार्ट्स है हमारा, ठीक है। और ये जो होते हैं कास्ट आयरन्स के ही बनाए जाते हैं कॉलम, ताकि चाहे यहाँ का कॉलम हो, चाहे ड्रिल का हो, चाहे लेथ मशीन का हो, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से वाइब्रेशन एनर्जी जो होती है यहाँ से जाते हुए नीचे फाउंडेशन को जाती है, वो एब्जॉर्ब करती है, तो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करे तो कास्ट आयरन का इसलिए हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे एलिवेटिंग स्क्रू आप दिख रहा होगा, ये एलिवेटिंग स्क्रू, ये छोटा सा यहाँ पे पार्ट्स है जिसपे थ्रेड बना होता है, एलिवेशन का काम करता है। ये नी टेबल है, नी का मतलब जैसे आप अपने घुटनों पे बैठोगे ना तो जो शेप आपका बनेगा लाइक टू बी, ये वो शेप बनेगा। तो ये यहाँ पे नी, इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, ये डायरेक्शन बना हुआ है कि यहाँ से ऊपर और नीचे कर सकते हैं, किसके, एलिवेटिंग स्क्रू की हेल्प से। जैसे अगर वर्कपीस की थिकनेस ज़्यादा है तो हम इसे नीचे लाएंगे, थिकनेस कम है तो ऊपर लाएंगे, ताकि ये कटर के टच में आए, कटर के टच में आए, ठीक है। तो ये नी है, और नी के ऊपर सैडल है जिस पर टेबल हमारा फिक्स है। सैडल को हम आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं, टेबल पे वर्कपीस फिक्स होगा, ठीक है। तो टेबल नहीं, सैडल को हम आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हैं, ताकि हमारा वर्कपीस जो है कॉन्टेक्ट से टूल से मिलिंग कटर से प्रॉपर टच बना सके, मशीनिंग हो सके, ठीक है, ठीक है। इसे कहते हैं योक। ये जो पोर्शन है योक, ये यहाँ अर्बर से टच में रहता है। जो आपको रॉड दिख रही है अर्बर है, अर्बर से टच में रहता है। बीच बीच में कॉलर लगा होता है, कॉलर, कॉलर का मतलब यहाँ पे एक छल्ला टाइप का शेप होता है, कॉलर लगा होता है, जिससे क्या होता है कि ये हम
अगर कटर को हम यहाँ रखना चाहेंगे तो यहाँ रखना चाहेंगे तो यहाँ, तो क्या होगा, योक को आर्बर से हम डिसअटैच करेंगे और सारे कॉलर को निकालेंगे, छल्ले को बाहर निकालेंगे और टूल को जहाँ, कटर को जहाँ रखना होगा वहाँ हम सेट करेंगे, फिर छल्ले को लगा के फिर फिक्स कर देंगे। तो जो मैं छल्ला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि कॉलर है, जो कॉलर का काम ये है कि वो फिक्स रखे रहेगा ताकि अपनी पोजीशन से कटर मूव ना करे, जब भी कटिंग फोर्स मैक्सिमम हो तो मूव ना करे, ये होता है इसका काम। ठीक है, तो योक, अर्बर, ठीक है, और ये आपका कटर। अर्बर जो होता है यहाँ पे मोटर से अटैच होगा, जिसे आप स्पिंडल कह सकते हो, स्पिंडल और मोटर से अटैच होगा और ये मोशन देगा किसको, कटर को। ठीक है, और मशीनिंग प्रोसेस परफॉर्म होगी। ठीक है, तो बेस एलिवेटिंग स्क्रू अप एंड डाउन करने के लिए किसको, हमारे पूरे टेबल अरेंजमेंट के लिए नी, कॉलम, सैडल, टेबल, ओवरआर्म एंड योक एंड आर्बर। ठीक है, ठीक। मिलिंग कटर मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होता है, याद रखिएगा, मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल होता है ये, क्योंकि इसमें सारे कटिंग एज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मशीनिंग के लिए। अब ये जो मिलिंग मशीन है वो 4 टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और यूनिवर्सल और ओमनिवर्सल। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये हॉरिजॉन्टल है, किसका, अर्बर का। जो स्पिंडल है, स्पिंडल का वर्कपीस के पैरेलली पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल है। अगर ये पोजीशन वर्टिकली हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे है और यहाँ पे ये वर्टिकल पे है, तो ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ठीक है, तो हमें ड्रिलिंग ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना हो या साइड से अगर हमें कुछ कटिंग करनी है तो हम वर्टिकल को प्रेफर करते हैं, वर्टिकल को। यूनिवर्सल में क्या होता है, जैसे कि मेनली तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे ही हमारा काम होता है, इंडस्ट्री में आपको मोस्टली यही मिलेगा। उसके बाद अगर कोई मिलेगा तो यूनिवर्सल मिलता है। तो यूनिवर्सल में क्या होता है कि सारे ऑपरेशंस हम एक साथ कर सकते हैं और टेबल को हम लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन इजीली मूव करा सकते हैं। ओमनिवर्सल में क्या होता है कि हमें स्विंग करानी होगी टेबल को, तो हम स्विंग भी करा सकते हैं। जैसे ये टेबल है स्विंग, मतलब कि कोई इंक्लाइंड ऑपरेशंस करना हो, जैसे कंटोर हमने आपको दिखाया था, कंटोर टाइप का कुछ शेप प्रोफाइल जनरेट करनी हो तो ओमनिवर्सल को हम प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, मिलिंग ऑपरेशंस में है, हम जैसे इसको डिफाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, पेरिफेरल मिलिंग। ठीक है, पेरिफेरल का मतलब पेरिफेरी से बात होती है। ठीक है, उसके बाद फेस मिलिंग और एंड मिलिंग। जैसे ये फेस मिलिंग हो गई, एंड मिलिंग साइड से मिलिंग हो गई, ये फेस मिलिंग और ये एंड मिलिंग। ठीक है, तो पेरिफेरल में 2 हैं, अप मिलिंग और डाउन मिलिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इन पे डिफरेंस पूछ देता है आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में कि डिफरेंशिएट बिटवीन अप मिलिंग एंड डाउन मिलिंग। अप मिलिंग को कन्वेंशनल मिलिंग कहते हैं ये। ठीक है, और अप मिलिंग में अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर आप डायग्राम देख रहे होगे तो ये मिलिंग कटर है। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो रोटेशन है ये, ठीक है, क्लॉकवाइज है और डायरेक्शन ऑफ फीड है, ठीक है, अपोजिट है। यानी ये इधर से इधर की टेंडेंसी रख रहा है और जो टेबल है हमारा इधर से, यानी दोनों में अपोजिट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट आएगा, आप देखोगे तो इनिशियल लेवल पे अगर 2 अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट आएगा, तो यहाँ पर फोर्स, कटिंग फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, कटिंग फोर्स ज़्यादा लगता है, ये फर्दर अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ पे कांटेक्ट बन रहा है और डेप्थ ऑफ कट इतना आ रहा है, यानी इतना चिप्स यहाँ पे निकल गया, चिप्स के फॉर्म में ये मटेरियल रिमूव किया इस यहाँ से, और ये जो फाइनल जो हमारा हाइट में इसका जो मिल गया वो ये मिला पीस का। इसके जस्ट अपोजिट जो होता है हमारा डाउन मिलिंग में होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। जैसे इसमें कटर का जो डायरेक्शन था और टेबल का डायरेक्शन था अपोजिट था, बट इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ द फीड, मतलब जो हमारा टेबल जिसपे वर्क पीस रखा, वर्क पीस इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये कटर भी हमारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब चीज़ें जब यहाँ पे दोनों साथ साथ जाएंगी तो कटिंग फोर्स यहाँ पे इनिशियल फेज में बहुत मिनिमम लगता है। तो जो अप एंड डाउन मिलिंग का जो इनिशियल राउंड मतलब डिफरेंस है वो यही है कि अप मिलिंग में ये अप डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इस पर चढ़ता जाएगा, इसे क्लाइंबिंग भी कहते हैं इसीलिए इसको। ठीक है, ये अप मिलिंग होगा। ठीक है, इसमें दोनों का डायरेक्शन यानी फीड जो टूल का डायरेक्शन है और टेबल का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इसमें डाउन में क्या होगा कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। इसके बीच में जो डिफरेंस है, पहला तो वो फीड का डायरेक्शन है कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अप में इसमें दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। कटिंग चिप्स कैरिड अवे अपवर्ड बाय द टूल इज नोन एज अप मिलिंग। अब ये चूंकि अप डायरेक्शन में टूल का चिप जा रहा है तो इसलिए अप मिलिंग कहते हैं, और इसमें डाउनवर्ड आ रहा है चिप्स नीचे कट के, जैसा कि आप देख रहे होगे कि यहाँ पे चिप्स क्या हो रहा है, यहाँ पे चिप्स कट के ये जो चिप्स आ रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए इसको डाउन कह रहे हैं, और यहाँ पे चिप्स अपवर्ड में जा रहा है तो इसलिए इसको अप मिलिंग कह रहे हैं। ठीक है,
इनिशियल लेवल पे कटिंग फोर्स अब मिलिंग में मैक्सिमम होगा, इसमें मिनिमम होगा। अब कटिंग फोर्स जब मैक्सिमम होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वियरिंग भी ज़्यादा होगी और इसमें वियरिंग कम होगी। और यहाँ पे क्या होगा, सरफेस जो कि मिलेगा हमें अच्छा नहीं मिलेगा, अप टू मार्क हमें सरफेस फिनिशिंग नहीं मिलेगा, इसमें सरफेस फिनिशिंग ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस हैं। गैंग मिलिंग है, मतलब कि एक साथ कई सारे कटर्स इसमें लगे हुए हैं। फॉर्म मिलिंग है, फॉर्म मिलिंग में हमें कुछ इस टाइप्स के शेप मिलेगा, इस टाइप्स का सब मिल जाएगा। ठीक है, एंगुलर मिलिंग में क्या होगा कि कुछ हमें एंगुलर टाइप का मिलेगा, इस टाइप का मिल जाएगा, वर्कपीस का शेप मिल जाएगा जो हमें मशीनिंग मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, ग्रूव मिलिंग्स है, मतलब एक स्लॉट बन जाएगा हमें, और एक गियर मिलिंग ऑपरेशन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गियर का बनाना। यहाँ पे एक इंडेक्सिंग वर्ड यूज होता है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग से क्या होता है, क्योंकि हम जब गियर बनाते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे टिथ जो बनते हैं, गियर के जो टिथ इस टाइप के कुछ होते हैं, तो एक सर्टेन टिथ का जो होता है वो होती है, थिकनेस होती है, और इसके बीच में जो गैप होता है वो भी फिक्स होता है। तो एक रेगुलर इंटरवल पे जो हमें कट करना होगा पेरिफेरल पे, तो वो हमें इंडेक्सिंग से ही मिलता है, क्योंकि यहाँ से टूल कटर रोटेट करेगा, कट करेगा, फिर रोटेट करेगा, फिर कट करेगा, तो एक इंटरवल फिक्स होता है। तो वो इंटरवल जो हमें मिलता है इंडेक्सिंग मेथड से मिलता है, उसे इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग एक अलग फिनोमिना प्रॉपर्टीज है और एक अलग डिवाइस है जो पैरेलली उस पर अटैच किया जाता है ताकि हमें गियर कटिंग में हेल्प कर सके। ठीक है, नाउ हम आते हैं फिनिशिंग ऑपरेशंस पे बात करते हैं। फिनिशिंग का मतलब होता है कि हमें एक बेटर सरफेस हमें मिलना चाहिए, हमें सरफेस रफनेस या मतलब जो कहते हैं कि सरफेस रफनेस में मिनिमम से मिनिमम मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप के फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसे हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप ग्राइंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल्स की हेल्प से हम सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक, जो पर्पज है हमारा सरफेस फिनिशिंग का वो ये है कि स्मूथनेस हो, सरफेस पे स्मूथनेस हो, लुकिंग उसकी अच्छी हो, तभी तो भाई आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अगर लुक वाइज अच्छा नहीं होगा तो बिकेगा कैसे। सपोज दैट कि ये पेन है हमारे पास, पेन की अगर रफनेस अच्छी नहीं है, सरफेस रफनेस, तो हमारे हाथ में ये ग्रिपिंग ही नहीं करेगा या हमारे हाथ की स्किन को डैमेज करेगा, तो हम क्यों परचेज करेंगे इसको। तो ये फिनिशिंग के लिए इस पे कॉस्ट पे कटिंग, इस पे कॉस्ट पे बढ़ जाती है इससे, तो हम इसको परचेज भी कर लेते हैं। फिर अगर ये 5 रुपये महंगा भी पड़ेगा तो भी हम इसको करेंगे, क्योंकि हमारी चीज़ों को, हमारे हाथ को भी, स्किन्स को भी सही रखा रहता है, डैमेज नहीं करने देता। दूसरा ये कि डायमेंशन, अगर हम मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जो डायमेंशंस होती है वर्कपीस को, मेटिंग पार्ट जो होता है उसके लिए भी होता है, वो हम करते हैं, फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द फिनिशिंग प्रोसेस एंड दिस इज अ रेफरेंस। थैंक यू सो मच।